नरेश शर्मा भी जुट गए। नरेश जी, नाम सामने आ गए हैं। एक और सूची, छठी सूची के तौर पर कांग्रेस की सामने आई है और सोशल समीकरण इंजीनियरिंग का काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। सभी को बैलेंस किया गया है, क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे आपने अभी अभिमन्यु पुनिया की चर्चा की, तो अभिमन्यु पुनिया है, ये युवा उम्मीदवार है और 10 साल से संगरिया में कांग्रेस नहीं जीत पाई है। तो ऐसे में इस चक्र को तोड़ने के लिए संभवतः अभिमन्यु को इसके लिए जिम्मेदारी दी है कि जो कांग्रेस के नहीं जीतने का सिलसिला है उसको तोड़ा जाए। और जो बड़ी चीज है, जो इंतजार एक जो किया जा रहा था, खासकर शाहपुरा की जो सीट थी कि शाहपुरा पे क्या हो, शाहपुरा पे फिर युवा मनीष यादव पर दाव खेला गया है। पिछली बार भी उनको टिकट दिया गया था और जो आलोक बेनीवाल है, काफी इंतजार किया था, काफी कशमकश थी, काफी दबाव भी था आलोक बेनीवाल को टिकट देने का, लेकिन नहीं दिया गया। अब इस बात की संभावना है कि आलोक को कहीं और एडजस्ट क्या किया जा सकता है, क्या झोटवाड़ा से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन मनीष यादव जो पिछली बार नजदीकी मुकाबला हार गए थे, उनको फिर से टिकट मिला है। इसके अलावा जहां तक जो सबसे चर्चित जो नाम है आज की सूची में, वो है आर तिवारी का। देखिए, किस्मत का धनी कहा जाएगा इनको, क्योंकि जब जयपुर शहर अध्यक्ष की बात चली थी तब भी इनका नाम है वो सरप्राइज गिफ्ट के रूप में था, क्योंकि दिग्गज दौड़ में थे, लेकिन जो कांग्रेस के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता आर तिवारी, उनको पहले शहर अध्यक्ष बनाया गया। और जब टिकट की बात चली तो ये दौड़ में भी नहीं थे, ना इन्होंने आवेदन किया था और ये संगठन का काम देख रहे थे। लेकिन जब किस्मत बदलती है तो मंत्री महेश जोशी का टिकट काटकर आर तिवारी को उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो इस पूरी सूची में अगर हम देखें, हालांकि अब एक दिन और शेष है नामांकन भरने में, सिर्फ सोमवार का दिन है, लेकिन अभी भी 20 से अधिक नाम जो घोषित होना बाकी है। एक दो सीट अब तक गठबंधन में अभी तक सिर्फ एक सीट नजर आई है, जैसे योगेश ने भी बताया है, अदिति ने बताया है, वो है भरतपुर की। वहां से सुभाष गर्ग जो है वो आरएलडी के उम्मीदवार होंगे, जिसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। तो एक सीट अभी तक गई है। और जहां तक दाता रामगढ़ की सीट है, वहां पे जो अब घोषणा हो गई है, लेकिन धोद का अभी भी इंतजार है। परशुराम मोरदिया है, वो चुनाव के लिए मना कर चुके हैं। तो ऐसे में दाता रामगढ़ की पड़ोसी सीट है धोद, जो एससी के लिए सुरक्षित है, वहां पे अभी तक कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। झोटवाड़ा की जो सीट है उस पर अभी भी इंतजार है कि कांग्रेस किसको दावेदार बनाती है। कामा की सीट है, इस पर इंतजार है, वहां पे भी मंत्री जाहिदा खान के बारे में फैसला नहीं हो पाया। इसके अलावा कोटा में शांति धारीवाल का फैसला अभी तक नहीं हो पाया। धर्मेंद्र राठौड़ के बारे में फैसला होना बाकी, तो महेश जोशी का फैसला भी हो पाया है कि उनका टिकट काट दिया गया है। तो इस तरह से पूरी बाकी जो नाम है उनमें लगभग वही नाम है जो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने संकेत दिए थे, और उसी अनुसार जो है ये सूची जारी हुई है। अभिमन्यु पुनिया जो है, आपको ध्यान होगा, जब ये पहले एनएसयूआई में थे और जब सियासी संकट था, दौर चला था, तब इनको हटाया गया था, इनको बर्खास्त किया गया था। लेकिन चूंकि अब कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं वो सब पुरानी बातें हो गई है। एक जो चोमू से जो टिकट आई है शिखा की, वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान साहब सैनी है, वो लगातार यहाँ से टिकट ले रहे थे, हालांकि पिछला चुनाव वो नहीं जीत सके थे। तो इस तरह की जो कई जो टिकट है वो नए चेहरों के रूप में दाव खेला गया है। गोपाल मीणा की अगर हम बात करें, गोपाल मीणा की टिकट को पहली सूची में आने की संभावना थी, लेकिन काफी जो है इनको अटकाया गया है। पिलानी की जो सीट है एससी के लिए जो आरक्षित है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड जो आईएएस है जेपी चंदेलिया, उनकी टिकट काटी गई है। लेकिन साथ में ही जो रिटायर्ड एक और जो अधिकारी है जिन्होंने हाल ही वीआरएस लिया था, पितराम काला, उनको टिकट दी गई है। यहाँ पे एक और युवा जो दावेदार थे रणधीर सिंह, वो भी काफी मजबूती से उनका पक्ष रखा गया था, लेकिन चूंकि जहाँ तक बात करें झुंझुनू से काफी दबाव पड़ा था, इस कारण से विक्रम काला की टिकट फाइनल हुई है। तो एक कह सकते हैं कि ये जो अगर जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की बात करें तो निरंजन आर्य के बाद में ये पिलानी की सीट है जो गई है। यहाँ पे अब देखना ये होगा कि जो बाकी जो सीटें हैं उनकी घोषणा कब तक हो पाती है, क्योंकि देखिए तमाम सीटों पे चर्चा लगभग हो चुकी है। आज भी फोन के माध्यम से और वीसी के माध्यम से चर्चा हुई थी, तो अब कोई मीटिंग तो होनी नहीं है औपचारिक रूप से, और फोन पे चर्चा भी हो चुकी है। अब शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जो बीजेपी की जो सूची है उसमें किस तरह की आए,
क्योंकि कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन पे बीजेपी हालांकि उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो ऐसे में कांग्रेस को ही अपने उम्मीदवार तय करने हैं। लेकिन काफी देरी होने के कारण से कहीं आगे इसका नुकसान ना हो, क्योंकि खासकर जयपुर शहर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ अभी भी जोटवाड़ा की जो सीट है वो तय नहीं हो पा रही है, जबकि यहाँ जब मंत्री लालचंद कटारिया जो नहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहते स्पष्ट हो चुका है, इसके बावजूद उनका विकल्प अभी तक पार्टी को संभवतः मजबूती से नहीं मिल पाया है। तो अब बड़ी जो चीज है कि जो शाहपुरा में बेनीवाल को जो टिकट देने की जो पहले संभावना थी वो टिकट नहीं मिल पाई है, तो क्या एक बार फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्या पिछली बार की तरह बागी होके जो है वो ताल ठोकेंगे? क्योंकि लगातार जो है एक दबाव जो है वो बन रहा था कि आलोक बेनीवाल जो पिछली बार निर्दलीय जीते थे, जीतते ही कांग्रेस के साथ आए थे और 5 साल तक जो है कांग्रेस सरकार को जो है समर्थन देते रहे थे। उनकी मां जो है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी है, राज्यपाल रह चुकी है कमला बेनीवाल। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कमला बेनीवाल के कोटे से ही आलोक को टिकट मिल सकती है, लेकिन इस बार फिर आलोक को टिकट नहीं मिली है। तो अब आलोक आगे क्या फैसला करते हैं ये देखना होगा। जहाँ तक आमेर की बात, आमेर में जो है पिछला जो मुकाबला है वही मुकाबला दोहराया जाएगा और यहाँ पे भाजपा के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उनका मुकाबला फिर प्रशांत से होगा। तो इस तरह से कह सकते कि अधिकांश जो सीटें हैं जिनपे पहले से एक चर्चा थी, पहले से इस तरह की कैलकुलेशन थी कि हाँ यही उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन ताज्जुब की बात यह कि जब ये सब सीटें जब पहले से तय थी तो इतना देरी क्यों हुई, किस लिए इतनी देरी से घोषित हुई है, जबकि अब सिर्फ 1 दिन का समय और बाकी है नामांकन में। हालांकि अभी भी जो करीब 20 से अधिक जो सीटें हैं उन पे भी कसम कसबी जारी है, क्योंकि कई जो जैसे हेमाराम चौधरी है उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। इसके अलावा परशुराम मौर्य दोस्त थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। तो उनके स्थान पे कौन आता है, उनके उम्मीदवार कौन होते हैं देखना होगा। लेकिन आज की सूची से जो बातें तय हुई है, एक तो आरएलडी के लिए एक सीट छोड़ी गई है, दूसरा युवाओं को मौका गया है और तीसरा जो है टिकट काटी भी गई है। जहाँ टिकट कटी है चाहे चोमू की बात करें चाहे पिलानी की बात करें, वहाँ नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो अब जो बाकी जो हम कह सकते हैं जो आखिरी सूची आने वाली है उनमें किस तरह कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट हो पाती है ये देखना होगा। नरेश जी, सबसे ज्यादा जो नजर पड़ती है सीट पर और देखने का जिक्र होता है तो महेश जोशी जिनका पहले ही सूची से नाम होल्ड पर रखा गया, और दूसरा नाम शांति धारीवाल का आता है क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं और नाम अब उनका ढूंढा जा रहा है क्योंकि कोटा दक्षिण की भी सीट नजर नहीं आई, कोटा उत्तर की भी सीट इसमें नजर नहीं आई। अब और ज्यादा धड़कनें बढ़ रही होंगी समर्थकों की, क्योंकि सुमेरपुर से भी नाम अभी आना बाकी है, कोटा के नाम आना बाकी है, जयपुर की भी कुछ सीटें अभी बाकी है। दूसरी सूची का इंतजार उसके लिए। देखिए आज की जो सूची है उसमें जो हम कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर वो यही है कि जलदाय मंत्री महेश जोशी उनका टिकट कट गया है। क्योंकि लगातार आज भी महेश जोशी दिल्ली में ही है, दिल्ली गए थे, उनके समर्थक है वो लगातार पिछले 2-3 दिन से प्रदर्शन भी कर रहे थे, कभी पीसीसी के बाहर कभी पीसीसी वॉर रूम के बाहर, और ये उम्मीद जता रहे थे कि आखिरी समय तक जो है वो बात बन जाएगी। लेकिन आज जब वहां से आर तिवारी ने नामांकन भर दिया था हवा महल से, भले ही टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, और उन्होंने कह दिया था कि आला कमान का उनके पास फोन आ चुका है, तो उसके बावजूद भी उम्मीद थी कि कहीं अंतिम समय पर, जैसा कि कांग्रेस में होता आया है कि कहीं अंतिम समय पर जो है वो बाजी बदल सकती है। लेकिन अब चूंकि टिकटों का ऐलान हो गया है तो ये एक बड़ा टिकट कटा है। अगर मंत्री के रूप में हम बात करें तो ये बड़ा टिकट कटा है कि, और क्योंकि इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि महेश जोशी मुख्य सचेतक रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे नजदीकी मंत्रियों में रहे हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला है ये सीधा आला कमान का फैसला है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर प्रदेश स्तर की बात करें तो संभवतः महेश जोशी की टिकट काटने का प्रस्ताव यहाँ से नहीं था। तो ये जो फैसला हुआ वो आला कमान की तरफ से फैसला हुआ है।
तो आज जब महेश जोशी का टिकट कटा है, तो अब जो बात कह रहे हैं, जो आपने नाम लिया कि शांति धारीवाल के बारे में क्या फैसला होगा, किस तरह से जो है वो पार्टी आलाकमान उनके बारे में भी निर्णय करने जा रहा है। क्या उनको टिकट मिलेगी या उनको टिकट नहीं मिलती है तो क्या उनके परिवार में से किसी को मिलेगी, क्योंकि महेश जोशी का जब टिकट काटा है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया गया है। तो ये आज का जो संकेत है काफी महत्वपूर्ण है और ये सीधा सीधा माना जाए कि आलाकमान ने जो चाहे इनको अलग कारणों से जोड़ के देख लिया जाए, चाहे 25 सितंबर की घटना से जोड़ के देख लिया जाए, चाहे उनके विभाग में जो ईडी की जिस तरह से चर्चा आपके साथ चल रही थी और लोगों में जो लोग राजनीति की समझ नहीं रखते उनको भी इस चीज का कौतूहल तो बहुत ज्यादा था कि हवा महल सीट का जब जिक्र कर रहे हैं तो क्या होगा। हालांकि महेश जोशी के घर पर भी पहुंचे थे आर तिवारी, उनसे कहा था कि आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा था कि अभी समय है, इंतजार कीजिए। लेकिन आखिरकार किसी भी बड़े पद की ना तो इच्छा रखना, ना उसके लिए कोशिश करना और फिर सिर्फ कर्तव्य निष्ठा और जो 40 सालों की मेहनत रही, आलाकमान का ये भरोसा क्या मैसेज और देता है नरेश जी? कल रात को जो है वो आर तिवारी महेश जोशी के निवास पे गए थे जी। और चूंकि आज उन्होंने नामांकन भरा तो इससे पहले एक औपचारिक रूप से जो भेंट होती है उसी के तहत आर तिवारी गए थे और कहा था कि आलाकमान ने उनको फोन किया है नामांकन दाखिल करने के लिए। तो महेश जोशी ने उनको यही कहा था कि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा कहा है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद आर तिवारी चले गए थे और महेश जोशी दिल्ली के लिए निकल गए थे। अब बड़ी चीज ये है कि देखिए संकेत पहले ही मिल चुके थे और कि महेश जोशी को टिकट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनके समर्थकों ने पीसीसी में प्रदर्शन किया था और दरवाजा फांद के भी जो है जिस तरह से उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, तो उससे संकेत मिले थे कि हाँ अब टिकट है वो संभवतः नहीं मिलेगा। और आज जब आर तिवारी ने फॉर्म भर दिया था तो ये स्पष्ट हो चुका था, क्योंकि कोई भी जिला अध्यक्ष जब तक पार्टी का निर्देश नहीं होता तब तक नामांकन दाखिल नहीं करता। तो जब चूंकि वो जयपुर के अध्यक्ष है, उनका नामांकन दाखिल करने का मतलब है कि उनको कुछ निर्देश मिला है। जहां तक अब इस फैसले की बात है तो देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा, ये फैसला पूरी तरह से आलाकमान का फैसला है, क्योंकि राजस्थान से जो भी मीटिंगें हुई है और जो भी चर्चा हुई, जो भी प्रस्ताव गए, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि महेश जोशी का टिकट काटने का प्रस्ताव हो। लेकिन ये वहां पे संभवतः वीटो लगाया है आलाकमान ने और उनके बाद में नरेश जी, इस सूची में जब हम देखते हैं तो कुछ मौजूदा विधायक जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है, कुछ ऐसे जो हारे हुए हैं लेकिन एक बार फिर से भरोसा उन पर किया है। सीताराम अग्रवाल का यहाँ पर जिक्र कर लें या फिर लाडपुरा सीट से नईमुद्दीन गुड्डू का जिक्र कर लें। विनेबिलिटी कहीं ना कहीं हारने के बावजूद पार्टी को नजर आई या फिर समर्थकों और जो ग्राउंड एग्जामाइन किया गया, जो पहले पूरा एक ब्यौरा तैयार किया गया, उसमें परफॉर्मेंस का अच्छा होना कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज तक लेकर आया कि टिकट मिला है। देखिए, जहाँ तक विद्याधर नगर सीट की बात है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का इसको गढ़ माना जाता है और आप ध्यान दिया कुमारी को यहाँ पहले ही घोषित किया जा चुका है पहली सूची में। और ऐसे में कांग्रेस के पास अब यहाँ कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि या तो यहाँ पे कोई राजपूत उम्मीदवार उतारते या फिर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारते। क्योंकि भाजपा ने राजपूत उम्मीदवार उतार दिया तो अब कांग्रेस के पास यही विकल्प था कि वैश्य समाज से या ब्राह्मण समाज से जो है वो उम्मीदवार दिया जाए। लेकिन चूंकि अन्य सीटों पर पहले ही जो ब्राह्मण चेहरे तय हो गए थे, तो ऐसे में अब वैश्य समाज ही बचता है। और चूंकि जो अगर विद्याधर नगर इलाके की बात करें जिसमें जोटवाड़ा क्षेत्र शामिल है, जोटवाड़ा क्षेत्र जो है वो है विद्याधर नगर में, वो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। तो वहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो शेखावाटी इलाके के हैं और जो सीताराम अग्रवाल है ये भी उसी इलाके से आते हैं। पिछला चुनाव इन्होंने काफी मजबूती से लड़ा था, हालांकि हार गए थे, लेकिन पिछले 5 साल की जो सक्रियता है उसका लाभ उनको मिला। पार्टी ने इनको कोषाध्यक्ष भी बनाया, प्रदेश का साथ में विभिन्न जिम्मेदारियां भी दी। अब चूंकि और कोई जो विकल्प के रूप में जो कांग्रेस पार्टी के पास था नहीं, तो ऐसे में फिर से सीताराम अग्रवाल पे दाव खेलना था
वो पहले से ही इस बात का आभास था। और आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, हालांकि सूची में नाम अब आया है। इसी तरह आर तिवारी का नाम भी अब आया है, नामांकन दिन में ही दाखिल कर दिया गया था। तो देखिए, जहाँ जो श्रेष्ठ विकल्प मिले हैं, जहाँ तक हवा महल की हम बात करें तो हवा महल में और भी विकल्प थे। हवा महल से यहाँ पे सुनील शर्मा है, वो दावेदारी कर रहे थे। गिरीश पारिक ने काफी मेहनत करी थी, वो लगातार दावेदारी कर रहे थे, काफी समय से सक्रिय रहे, कई मुद्दे उठाए थे। लेकिन आर तिवारी को इसलिए संभवतः पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है क्योंकि एक तो ये विवादित चेहरे नहीं है, निर्विवादित है ये। दूसरा, जो जयपुर शहर का हर कांग्रेसी जो है उनसे इनके संपर्क है, इनको जानता है, लो प्रोफाइल है, आज भी मोटरसाइकिल पे ही चलते हैं। और साथ में एक पार्टी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि जो एक साधारण सा कार्यकर्ता है उसको भी टिकट दिया जा सकता है और इसके लिए टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। पार्टी अगर उचित समझती है तो उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है, क्योंकि जो टिकट मांग रहे थे, चाहे गिरीश पारिक की बात करें, सुनील शर्मा की बात करें, महेश जोशी की बात करें, जो यहाँ पे लगातार टिकट मांग रहे थे, तो उनको टिकट नहीं दी गई बल्कि आर तिवारी को दी गई है। अब यहाँ पे जो मुकाबला है, हालांकि कहा यह जाता है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज है उनके वोट सबसे ज्यादा है अगर आदर्श नगर और किशनपोल की तुलना में बात करें। लेकिन अब यहाँ पे दोनों ने ही, चाहे भाजपा हो और कांग्रेस, दोनों ने ब्राह्मण चेहरा उतारा है। कांग्रेस ने आर तिवारी को उतारा है और भाजपा ने बाल मुकुंदाचार्य को टिकट दिया है। तो अब इनके बीच की जो जंग है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। और यहाँ पे किस तरह, क्योंकि यहाँ पहले भी जो है वो बदलता रहता है यहाँ का परिणाम, तो अब आगे हवा महल जो है, जो कि तो इसे कह सकते हैं कि सबसे हॉट सीट आज के समय में होने वाली है जयपुर शहर की। तो यहाँ का परिणाम किस तरफ रहेगा ये भी देखना होगा। और जहाँ तक पूर्व जो प्रत्याशी है उन पे दाव खेलने का आपने बात कही है, तो देखिए मनीष यादव पे फिर से दाव खेला गया है, प्रशांत शर्मा आमेर से उन पे फिर से दाव खेला गया है। ये भी चुनाव हारे थे, मनीष यादव भी चुनाव हारे थे। मनीष यादव की जो पृष्ठभूमि है वो एबीवीपी की पृष्ठभूमि है। एबीवीपी से वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वो कांग्रेस